So, good morning, everyone. First day. Okay, everyone. So, early bird batch. आप लोगों ने जस्ट अभी अभी एग्जाम्स दिए हैं ना? ऑनलाइन क्लास ऑडिबल विजिबल? Okay. So, my name is C.A. Shweta Joshi. और मैं आप लोगों के ग्रुप 2 की फैकल्टी हूँ. आप लोग आई थिंक बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं सारे. मैं आप लोगों की ग्रुप 2 के अंदर सब्जेक्ट है पेपर नंबर 7 उसकी फैकल्टी हूँ. ग्रुप 1 अटेंड करनी है क्लास. योर चॉइस. बैठना तो बैठो, वरना कहाँ जाओगे. ओके, पेपर नंबर 7. अभी एक बच्चे ने बोला पेपर किसका है ये? EIS का. सब्जेक्ट का नाम है EIS SM. हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट्स हैं सब्जेक्ट के. एक है पेपर नंबर 7A, एक है पेपर नंबर 7B. आप लोगों के पास में मटेरियल थोड़ी अभी तक इशू हुआ है इंस्टीट्यूट MCC की तरफ से? नहीं हुआ ना? तो हम लोग जिससे शुरू करेंगे वो है हमारा पेपर नंबर 7B. एपिक पेन से लिख दिया सारा. सो पेपर नंबर 7B जहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि वो है क्या. गए 1 घंटा अपना तो. ना कोई नहीं, कंप्लीटली टेक योर टाइम.
हेलो हेलो। स्पीकर कनेक्ट किया है क्या? हाँ वही मैं देख रही थी। ठीक है। हाँ इनका फर्स्ट डे ही है ना मेरे ख्याल से। सो कौन कौन जा रहा है? मैं भी वही देख रही थी। इट वॉजंट दैट मच प्रॉमिसिंग, ऐसा कन्विंसिंग नहीं था। एक्चुअली कन्विंसिंग ये लोग पहले कर चुके हैं GI 1 2 3 4 5 पर और 6 पर। तुम्हें 2 मिनट ही दिया ना इन लोगों ने। बचा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट क्लासेस बहुत डिस्टर्ब हो रही है ना डेली। तो मनोज सर ने स्ट्रिक्टली बोला था कि हर रूम में 2 मिनट से ऊपर मत जाना, इसलिए। तो पता है क्या हो रही है? एनी आइडिया? मैसेजेस आ रहे हैं तुम्हारे पास में? मैं देखता ही नहीं। वेरी गुड। तो क्या सोचा है, जा रहे हो नहीं जा रहे हो? कुछ पता ही नहीं क्या करना है नहीं करना। तो मैं डू यू गाइज इवन अवेयर ऑफ वेयर ब्रांच इज लोकेटेड? एनी आइडिया कहाँ पर है ब्रांच? खड़ो के बताना सर सारे बच्चों को कहाँ पर है ब्रांच। आधे बच्चों को आई डोंट थिंक सो आइडिया है जयपुर में ICAI का ब्रांच कहाँ पर है। पता है सबको? वहीं पर ही है मेरे ख्याल से, कहाँ पर है?
जो तो ऑनलाइन क्लास ऑडिबल, क्लियरली ऑडिबल। अभी तुम लोग आपस में जानते भी तो नहीं हो ना एक दूसरे को। क्लास में किसी का नंबर हो और वॉइस ना आ रही हो ना, तो क्लास में किसी बच्चे को कॉल कर दिया करो। ये कह रहे हैं वीडियो गायब हो गई। ये सच्ची कह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में। हेमंत मित्तल। ओके यश मैम को कॉल किया था, बट जैसे नीचे से किसी को आने में टाइम लगता है ना, तो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट टाइम ट्राई कि क्लास में किसी को जानते हो, इफ यू नो, नहीं जानते तो फिर रिसेप्शन पे ही कॉल करोगे, कोई बात नहीं। ओके तो हम लोग अभी कोई खास बात हम लोगों ने करी नहीं है, ऑनलाइन क्लास ऐसी पेपर की बात कर रहे थे। तो अगर तुम लोग लिटरली अच्छे से पढ़ के ना 5 years में क्लियर कर देते हो ना, तो इट विल बी वेरी डिसेंट टेस्ट टू बिकम अ चार्टेड एट द एज ऑफ 21 to 23। जस्ट इमेजिन, जहां पे बच्चे सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना है, एंड यू गाइज आर डन विद योर स्टडीज। आगे किसी को और हायर स्टडीज करने का जागे मन में, होता है कई बच्चों को कि यार और पढ़ना और पढ़ना और पढ़ना है, तो वो लोग भी वो ऑप्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव अ सफिशिएंट टाइम एज। एक टाइम पीरियड है अच्छा खासा तुम्हारे पास। जो नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही मोटिवेटिंग चीज है, सुनने में अच्छा लगता है कि एट द एज ऑफ 22 और 23 यू आर गोइंग टू अर्न अ डिसेंट मनी ऑन अ मंथली पैकेज। जस्ट इमेजिन, जहाँ पे 22-23 साल की एज में बच्चों को नहीं पता था, पहली क्लास में यॉर्निंग आ रही है इसको। तो भाई तुम्हारी दूसरी क्लास है ये तो सुबह से, और भयंकर वाली यॉर्निंग है। मतलब कौन सी वेब सीरीज देखी है पूरी रात भर जाग के, कि पढ़ाई तो चल नहीं रही है अभी, कि मैं ये मान लो कि तुम पढ़कर आ रहे हो। एंड मैं क्या अच्छी बात डिस्कस कर रही हूँ, 22-23 साल में तुम लाखों में कमाओगे, और ये कह रहा है लाखों की कौन बात करता, हम करोड़ों की बात हो तो जगा देना, छोटी मोटी बातों में नहीं। हाँ जी, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, उमंग, अमन। हाँ जी अमन, क्या हो गया? अभी तक तो हमने इसकी थियोरी के साथ स्टार्ट भी नहीं किया, तब तो तुम, मेरे को लगता नहीं, सिर उठा के भी दिखाओगे अपना। हम्म, तब तो तुम बिल्कुल नींद में दिखोगे मेरे को। जयपुर से हो तुम? तो इतनी नींद कैसे आ रही है? वो भी दूसरी क्लास से पहले तो कौन सी क्लास है, मैंने शीट देखी है, खाली सब चैप्टर का नाम लिखा हुआ था, कि ऐसा बर्डन भी नहीं आया तुम्हारे ऊपर। तो बातें करते करते निकली है मेरे ख्याल से पहली क्लास। तो फिर कौन सा दुख है जिंदगी के?
अभी तो आए हो सीए के अंदर, पहला दिन है। अभी तो 10-10 घंटे की क्लासेस भी लगेगी, लगेगी लगेगी, मैं बता रही हूँ ना। फिर क्या करोगे? पहले दिन ही नींद में सोना चालू। हाँ जी भाई, तो खुद इमेजिन करो, इफ यू गाइस क्लियर इट इन वन शॉट ना, तो एक बहुत ही डिसेंट एज पे एक बहुत ही अच्छा खासा पैकेज अर्न कर रहे होगे। जहाँ पे लोग दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं ना, उस एज पे तुम अपने से कुछ ना कुछ कर रहे हो। 21-22 साल की एज में सीए बनना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड यू गाइस कैन डू इट। अगर आज से सारी मोह माया को थोड़ा साइड में रखो, त्यागी तो जाएगी नहीं, साइड लाइन ही कर सकते हो, साइड में रख के थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करो। तो कि मोह माया नवंबर दिसंबर में जाके कंप्लीटली त्याग देना, अभी तो थोड़ी चल रही है तो चल रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन सीरियसली कह रही हूँ, आज से पढ़ोगे ना, जो थोड़े थोड़े एफर्ट्स आज से लेना शुरू करोगे ना, वो एफर्ट्स आगे जाके सेल्फ स्टडी में बहुत काम आने वाले हैं। तो इसलिए ट्राई करो, सारे सब्जेक्ट्स के लिए कह रही हूँ, जब तक बर्डन थोड़ा कम है, टिल योर रिजल्ट्स थोड़ा बर्डन लाइट रहने वाला है, टिल दैट पॉइंट ट्राई टू डू योर लेवल बेस्ट। ऐसे करो कि मतलब अच्छे से पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छे से, ताकि वन शॉट में अगर इंटर निकल गया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सीए फाइनल भी एक बारी में हो जाएगा। क्योंकि बच्चे इंटर में ही फंस के रह जाते हैं तो वो कहीं के नहीं बचते हैं, बिकॉज रेगुलर कॉलेज की शक्लें देखी नहीं होगी, सीए भी बीच में अटक गई तो बैकअप प्लान नहीं रहेगा। बैकअप प्लान में एमबीए होता है, जो बीकॉम के 3 साल पूरे होने के बाद करोगे। भाई 5 साल यहाँ लगने हैं तो 5 साल यहाँ मेहनत कर लो। गेटिंग माई पॉइंट, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स को तुमने ज्वाइन किया है, उसको उतना ही डिसेंसी के साथ में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करना। और अगर इंसान कुछ करना चाहे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ही और शी कैन डू एनीथिंग। क्लियर है ये बात? ये प्रवचन तुम्हें तुम्हारी हरकतों पर डिपेंड करता है कि हफ्ते में एक बार मिलेगा, महीने में एक बार मिलेगा, पर आई होप मैं तुम्हें याद दिलाती रहूंगी, ठीक है। कि मोटिवेशन में 2 या 3 घंटे ही काम करती है कई बच्चों को, उसको सिर ही उठना बंद हो गया, अच्छा हाँ ये रहा है, आगे से मेरा आधा ध्यान तो तुम पे रहेगा कि सोए या नहीं सोए। क्लियर है? ओके, तो हम लोग हमारे सब्जेक्ट की बात कर रहे थे। सब्जेक्ट का नाम है EIS एंड SM। EIS स्टैंड फॉर एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। आई होप जिन्हें नहीं पसंद है पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज कई बच्चों को अच्छी लगती है, जो कई बच्चे थ्योरी के अंदर खराब होते हैं, क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि है ना। अब देखो हम लोग जो करने जा रहे हैं, वी विल स्टार्ट विद योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? एसएम से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से। तो जो हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है एसएम, सब्जेक्ट के अंदर हमने अभी देखा कितने मार्क्स में आने वाला है एसएम। इट इज गोइंग टू बी ऑफ 50 मार्क्स, और ऑप्शनल क्वेश्चन मिला के कितने मार्क्स का हो जाएगा? 60। हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं पेपर कैसा आता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हर चैप्टर की वेटेज कितनी है, ताकि जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे पास एक माइंडसेट क्लियर होगा कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। हमारे पास में सब्जेक्ट है 50 मार्क्स का, विच विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ एमसीक्यू पैटर्न। हमारे पास में एमसीक्यू होगा और हमारे पास में क्वेश्चन आंसर्स होंगे। एमसीक्यू जो हमारे पास में होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे? 15 मार्क्स, क्योंकि 15 मार्क्स के एमसीक्यू कहाँ चले गए? अपने EIS के अंदर चले गए हैं। बैलेंस पेपर हुआ 45 मार्क्स का, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन मिला के हमारे पास में 60 मार्क्स का पेपर होता है। ये तुम्हारा पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। 1 into 15 होगा आपके पास में, नो नेगेटिव मार्किंग।
सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इट मीन्स तुक्के मार सकते हो। अगर धुंधला धुंधला भी लग रहा है ये होगा या वो होगा, करके आ जाना, क्या पता किस्मत में लिखा हो। अगला है हमारे पास में क्वेश्चन आंसर्स, जहां पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है। ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन एंड इट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन रहेगा ये हमारा? कंपल्सरी। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पहला हमारे पास में। फिर आएगा क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका आएगा ए और बी पैटर्न में सारे के सारे क्वेश्चंस। अभी तक का पास्ट ट्रेंड देखा जाए तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है तुम्हारा 5 मार्क्स का होगा। ए बी मिला के 8 क्वेश्चंस बने टोटल, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है अपने पास में? 5 मार्क्स का। इसका मतलब देखा जाए क्वेश्चन आंसर्स में 5 नंबर से ऊपर तुमसे कुछ नहीं पूछने वाले, चाहे केस स्टडी आ जाए चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए। किस्मत तुम्हारी है, कई बार पेपर ऐसा आता है कंप्लीट स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन दिस करके, और कभी कभी आपको केस स्टडी टाइप में क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो हमने क्या बोला, पेपर कितना है? 5 इंटू 8 का, तो 40 मार्क्स का। यहाँ पर आपके पास में एक क्वेश्चन चलेगा आपके ऑप्शन के अंदर, और ये पेपर हुआ मेरे पास में 45 मार्क्स का। वी आर गोइंग टू हैव 8 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हमारे पास एसएम के अंदर? 8 चैप्टर्स हैं। और कितने मार्क्स का है हमारे पास में? 60 मार्क्स। तो कितने मार्क्स का एक चैप्टर बैठा? फटाफट से कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे। ऑलमोस्ट 7.5, मतलब 7 से 8 नंबर के बीच में चैप्टर रेंज करने वाला है हर एक चैप्टर। मतलब चैप्टर की वेटेज तुम्हारी सेम रहने वाली है। यहाँ पे 8 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन ये। किसी एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी हर चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आता है। मतलब चैप्टर चाहे 40 पेज का है चाहे 16 पेज का है, क्वेश्चन एक ही आएगा। मतलब 16 पेज वाले इसमें से भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि बड़े चैप्टर में से ही 2 क्वेश्चंस आएंगे, और बड़े में से एक भी आ सकता है। इसका मतलब हर एक चैप्टर की वेटेज क्या है? इक्वल है। फिर बैलेंस वही एमसीक्यू, अगर देखा जाए हर चैप्टर में से 2 एमसीक्यू आएंगे ही आएंगे, किसी एक चैप्टर में से एक एमसीक्यू आएगा। अब देखो, पढ़ाई करते वक्त कई बच्चों की ना आदत होती है कि चैप्टर स्टार्टिंग का अच्छे से याद कर लेते हैं, आखिरी में जाते 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 चैप्टर छोड़ देते हैं। मन भर जाता है, एक चैप्टर बहुत दिनों तक चल रहा होता है तो फिर दूसरा चैप्टर उठा लेते हैं। बहुत बच्चे सारा कवर करने के लिए क्या करते हैं, हर चैप्टर में 1 या 2 टॉपिक छोड़ देते हैं। गलती से भी ये गलती मत कर लेना। व्हाट आई सेड, हर क्वेश्चन में चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आएगा। ऐसा ना हो कि 40 पेजेस का चैप्टर था, तुमने 30 पेजेस तो बहुत अच्छे से लर्न कर लिए, 10 पेज पढ़ने का जी ही नहीं किया, और वो एक क्वेश्चन उन्हें 10 पेज में से आ गया, तो 30 पेज की मेहनत भी पानी में जाएगी। इसलिए यहां पर EIS SM में ये गलती कभी भी मत कर लेना कि तुम लोग चैप्टर आधा अधूरा पढ़कर जा रहे हो। चैप्टर जो भी पढ़ के जाओगे वो कंप्लीट चैप्टर अच्छे से लर्न करना है। SM में तो हमें 8 के 8 चैप्टर लर्न करने हैं। ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी जब EIS पढ़ने बैठोगे, कि कंप्यूटर्स बहुत बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए SM जो अच्छे से की जा सकती है उसे अच्छे से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चैप्टर हम लोग मोस्टली सीक्वेंस में ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे वो हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। कहाँ से शुरू करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 1 से। आई होप एवरीवन इज हैविंग अ सेल फोन विद देम। डाउनलोड PDF ऑफ चैप्टर नंबर 1, एक्सेप्ट दैट इंटरनेट बंद कर देना PDF डाउनलोड करके। कहीं मैंने PDF डाउनलोड करने के लिए कहा तुम्हारा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चल रहा हो, और मैसेजेस मत देखने लग जाना, सीधा PDF ही डाउनलोड करना। हाँ जी,
अभी 22 एंड ऑनवर्ड्स यही चल रहा है, क्योंकि इसके बाद नया स्टडी मटेरियल ही आएगा, सिलेबस नया आया है, न्यू ड्राफ्टिंग मई 2023 पे शायद ही एप्लीकेबल होगा। हम लोग एसएम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट बी, सेक्शन बी में देखो पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आई होप सबने चैप्टर ओपन कर लिया है। हो गया सबका चैप्टर ओपन? पेज नंबर 1 में खास क्या दे रखा है? कुछ नहीं है। पेज नंबर 1 में ग्रीन पेज है जिसमें तुम्हें बता रखा है इस चैप्टर के एंड में तुम लोग क्या क्या सीख जाओगे। पेज नंबर 2 में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक चार्ट बना के दे रखा है और हल्का सा दे रखा है इंट्रोडक्शन। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम लोगों को कंप्लीटली मार्क करवाऊंगी। कोई डेफिनेशन है तो यहां से लेके यहां तक ही याद करनी है। कोई कीवर्ड्स हैं जो आंसर में होने ही चाहिए, वो सब मैं तुम्हें सर्कल कराऊंगी। यहां से लेके यहां तक का ही याद करना है, एक्सेप्ट दैट बातें याद नहीं करनी है। तो उसके हिसाब से ही हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज हमें ही पता है एक क्वेश्चन 5 नंबर में आना है और स्टडी मटेरियल के अंदर लिखी हुई एक एक लाइन हमारे काम की नहीं होती। ये बात तुम लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ के देख लिया होगा कि स्टडी मटेरियल की एक एक लाइन को रट्टा नहीं मारना है हम लोगों को, जितना दे रखा है हमें उतनी चीजों को ही अच्छे से करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, वो है व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी। क्या देखेंगे सबसे पहली बात? व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी। पहला टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, वो हम देखने जा रहे हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होती है। क्लास में कौन बताएगा स्ट्रेटेजी क्या होती है? प्लानिंग करना, और कौन बता सकता है स्ट्रेटेजी के बारे में? गोल को अचीव करने के लिए समथिंग, ओके। और सिस्टमेटिक प्रोसेस, वो चीज जो आपको आपके गोल को अचीव करवाने में हेल्प करता है। एनीथिंग एल्स? स्ट्रेटेजी में बेसिकली हमारे पास आते हैं 3Ds। क्या आते हैं? हम लोग किसी भी चीज की प्लानिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारे मन में एक डिजायर आती है। क्या आती है? सबसे पहले एक आता है डिजायर्ड इमेज। जब भी आप लोगों ने लाइफ में कुछ भी प्लान किया होगा, लेट्स से अबाउट सीए, सबसे पहले सीए करने का रीजन ही क्या है? बेसिक रीजन पैसा। झूठ क्या बोलना, सबका यही था। कॉलेज के बाद डायरेक्टली बीकॉम करने का फायदा नहीं है, कॉमर्स में कुछ करना है, तो यू गाइस हैव गुड ऑप्शन अबाउट सीए। या तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाओ और ट्राई करो आईएएस वगैरह, आरएस वगैरह, ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो एक इमेज माइंड में चमकी थी, आया था ना एक इमेज कि सीए बनने के बाद में क्या चीज हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो चीज आती है, एक डिजायर्ड इमेज आती है, जिस इमेज के चलते हम लोग क्या देखते हैं? डायरेक्शन, कि कैसे अचीव हो सकता है। जैसे सबसे पहले उसने क्या कहा, मन में क्या आया था? भाई नाम क्या है तुम्हारा? ब्लू शर्ट में हर्ष बंसल। जयपुर से हो हर्ष तुम? तुम्हें किसने कहा था सीए करने के लिए? बहुत सारे सीए हैं तो सबको पैसा कमाते हुए देख रहा हूँ, तो मैंने ही बचपन से ठान लिया था कि मुझे भी पैसा ही कमाना है। वेरी गुड, ओके। तो फिर सबसे पहले माइंड से हर्ष के माइंड सबसे पहले डिजायर्ड इमेज आ गई थी, पहले से घर वालों को पैसे कमाते कमाते देखते हुए कि बस मुझे भी यही लाइफस्टाइल चाहिए और यही सब करना है करके, है ना। फिर हर्ष ने क्या ढूंढा इसका, और डायरेक्शन ढूंढा ढूंढा एमसीसी आ गया कि यहीं से पढ़ाई करके निकलना है। और फिर एक टाइम के बाद हर्ष कहाँ रीच हो जाएगा? अपने डेस्टिनेशन पे। तो हमारे पास में कितने सी हुए यहाँ पे? सॉरी डी, 3। वो कौन कौन से हुए? पहला डिजायर्ड इमेज, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा, देखा जाए तो स्ट्रेटेजी एक ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि उसने सपना देखा ऐसे करना है, फिर अपना 5 साल के मतलब जाऊंगा, पहले फाउंडेशन क्लियर करूंगा,
उसके बाद में फटाफट से इंटर क्लियर करके आर्टिकलशिप लग जाऊंगा, उसके बाद फटाफट से सीए फाइनल क्लियर करूंगा, फिर मेरी सीए हो जाएगी, है ना, फटाफट हो गया सब कुछ। तो ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट है माइंड में। तो स्ट्रेटेजी क्या होता है, एक तरीके का ब्लूप्रिंट है, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन ने किस चीज का ब्लूप्रिंट बनाया, 3Ds का। पहला डी क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, डिजायर्ड इमेज, फिर डायरेक्शन और फिर डेस्टिनेशन। डिजायर्ड इमेज बताता है व्हाट यू वांट टू बी। जैसे उसने घर वालों को देखा मस्त कोट वोट पहनते हुए, ब्लेजर वगैरह पहनते हुए जाते हुए सीए प्रैक्टिस में, जॉब कर रहे हैं घर में प्रैक्टिस। अलग अलग जगह है, तो हम सब मिलकर एक सीए फर्म खोलेंगे। कह सकते हैं हम। तो डिजायर्ड इमेज ने हर्ष को क्या बताया, व्हाट ही वांट्स टू बी। तो व्हाट यू वांट टू बी वो तुम्हारा क्या होता है, इमेज, डिजायर्ड इमेज है वो, ठीक है। कैसे करना है, एमसीसी में आके करना था, व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। और डेस्टिनेशन इज वेयर यू वांट टू गो। तो हमने देखा स्ट्रेटेजी की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी थी। वो सिंपल सी डेफिनेशन क्या थी, स्ट्रेटेजी है ऑर्गेनाइजेशन का ब्लूप्रिंट जो एक्सप्लेन कर रहा है डिजायर्ड इमेज को, डायरेक्शन को और डेस्टिनेशन को। इमेज इज व्हाट यू वांट टू बी, डायरेक्शन इज व्हाट यू वांट टू डू एंड डेस्टिनेशन इज वेयर यू वांट टू गो। तो हमने बहुत सिंपल डेफिनेशन क्या समझी अभी इसकी, स्ट्रेटेजी किसके बारे में बात कर रही थी। देखो बुक में ना बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे ऑथर्स की बातें लिखी हुई है, और उसके बाद में इतनी सारी बातों के बाद में हमने देखा हमारी स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन कहाँ गायब हो गई, ये रही। फिर हमारे पास तुमने 12th क्लास में भी देखा होगा, जब भी कोई डेफिनेशन होती थी, डेफिनेशन बहुत सारे ऑथर्स की होती थी और हम सारे ऑथर्स की डेफिनेशन को लर्न नहीं करते थे, हम कोई एक ही डेफिनेशन लर्न करते थे। वहां पर भी हमने देखा है पेज नंबर 5 पे, इसके पहले की बातें पढ़ेंगे, पेज नंबर 1 देखा काम का नहीं था, पेज नंबर 2 पे भी कुछ नहीं लिखा, 3 और 4 को देखेंगे, लेकिन पहले पेज नंबर 5 पे हमारा स्ट्रेटेजी लिखा हुआ है। पहले हम जानेंगे स्ट्रेटेजी क्या है, फिर हम जानेंगे मैनेजमेंट क्या है, फिर हम जानेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। तो हमने स्ट्रेटेजी के बारे में क्या समझा, स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी है लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। उसके 3D, डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड, मतलब व्हाट यू वांट टू एंड वेयर यू वांट टू गो। इन 3 वर्ड से रिलेटेड हमारे पास चीज लिख के दे रखी थी। तो सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोले तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, जो क्या बता रहा है ऑर्गेनाइजेशन के, डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, व्हाट यू वांट टू एंड वेयर यू वांट टू। ऐसी क्लास में बोलते रहोगे ना तो नींद आएगी और आंसर भी लर्न हो जाएगा। थोड़े एफर्ट्स लगेंगे, भूख जल्दी लग जाएगी, एनर्जी ज्यादा जाएगी, लेकिन काम हम दोनों का चलता रहेगा, ठीक है। तो हमने सिंपल से डेफिनेशन देखी, स्ट्रेटेजी क्या है, फिर से दोहरा लेते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशन के, डिजायर्ड डायरेक्शन, व्हाट यू वांट टू। एक बच्चा मुझे मैसेज कर देना, आई विल सेंड यू PDF ऑफ द नोट्स, इससे हमें कॉपी में लिखना नहीं पड़ेगी बातों को, और ज्यादा मेहनत हम लोग क्लास में लर्न करने में दे पाएंगे, कि जितना तुम लोग लिखोगे टाइम लगेगा। इसी के प्रॉपर सिंप्लीफाइड नोट, जैसे स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन, फिर अगला पॉइंट, PDF बना के मैंने रखा हुआ है अपने पास में। कोई भी एक बच्चे को भी मैं नंबर दे दूंगी, मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें PDF व्हाट्सएप कर दूंगी या फिर ऐप पे डलवा दूंगी, देख लेंगे दोनों में से जो भी काम हमारे लिए पॉसिबल होगा, और वहां से तुम लोग PDF को ले लेना। ज्यादा नहीं है, पूरे SM की बुक को आई हैव कन्वर्टेड इनटू नोट्स ऑफ 90 पेजेस, जो 90 पेजेस हमें एनी हाउ यहीं से लर्न करके जाने हैं, किसी भी हालात में यहीं से लर्न करके जाने हैं। सब्जेक्ट आई एग्री, मैंने कहा है कि डिफिकल्ट है, बट बच्चों के 80+ मार्क्स भी आते हैं। डिपेंड है तुम करना चाहते हो नहीं करना चाहते, सब कुछ ना लास्ट में इसी पे डिपेंड करता है, व्हाट यू वांट टू डू। क्लियर। तो स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन अपनी क्लियर होगी। स्ट्रेटेजी क्या थी फिर से देख लेते हैं एक बार, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइन। क्लियर है बात। अब देखो अपने पास एक बात बोली गई है,
इन्होंने बोला है कंपनी की जो स्ट्रेटेजी होती है ना, दिस स्ट्रेटेजी कैन बी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। क्या बोला? हम लोगों के पास में ना 3 लेवल दे रखे हैं, ये 3 लेवल आगे डिटेल में समझाए हुए हैं इसी चैप्टर के अंदर आगे जाके। तो जब डिटेल में वहां से समझाए हुए, वी विल डू इट फ्रॉम देयर ओनली। तो हमारे पास में आगे पॉइंट दे रखा है, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। व्हाट इज प्रोएक्टिव? पहले से ही सोच के रखना। एंड व्हाट इज रिएक्टिव? अब एग्जांपल ले लेते हैं हर्ष का ही। भाई अब हर्ष आ चुके हो तुम एग्जांपल के फ्रेम में। लेट्स से एमसीसी क्लासेस चल रही है अच्छी खासी। हर्ष ने एक दिन घर पे बोला मम्मी एक्स्ट्रा क्लास है एमसीसी में तो हमारे। हर्ष ने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी थी, WTP जाना है, मूवी देखना है, बाद में फूड कोर्ट में खाना खाना है, उसके बाद अपना घर चले जाएंगे। क्लासेस का क्या है, चलती रहती है। तो हर्ष वॉज कंप्लीटली प्रोएक्टिव, पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था। पर जो सोचते हैं क्या वो होता है? एमसीसी में बहुत सिंपल सा एक फीचर है अटेंडेंस का। स्टार्ट हो गया तुम लोगों के साथ? नहीं हुआ तो हो जाएगा। जहां पर कभी कोई स्टूडेंट एब्सेंट होता है तो रैंडमली सैंपल बेसिस पे 3-4 स्टूडेंट के घर पे फोन करके पूछ लेते हैं कि बच्चा आपका घर पे ही है या नहीं है। मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि घर और एमसीसी के बीच में कहीं लुप्त हो गया, हो जाता है कभी कभी। तो रैंडमली पूछ लेते हैं कई बच्चों के घर पे फोन करके कि घर पे ही है और क्यों नहीं आया है। अब इसको इतना आइडिया नहीं था, इसने फुल ऑन प्लानिंग कर रखी थी, और सडनली उस दिन हर्ष का ही नंबर लग गया। जैकपॉट निकाला और किसका निकला? हर्ष का। और हर्ष के घर पे फोन कर दिया। अब हर्ष की मम्मी ने हर्ष को फोन नहीं किया, घर आंदे फिर बात करेंगे हर्ष से। तो हर्ष गया घर, बिल्कुल परफेक्ट टाइम कोचिंग से खत्म होती जिस टाइम पे हर्ष घर पहुंचता, घर हर्ष बिल्कुल। हर्ष आज तुम कोचिंग नहीं गए। अब हर्ष ने पहले से सेटअप बिठा रखा था घर पे। अब हर्ष का चला प्रोएक्टिव माइंड से, हर्ष को प्लान में क्या करना पड़ा? चेंज। और हर्ष सडनली मम्मी कोचिंग जाते हुए दोस्त का एक्सीडेंट। ऐसे केस में दोस्त ही काम आते हैं क्योंकि ले दे के। और हर्ष ने कहते ना कि प्लान बी वाज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, कि कोई भी दिक्कत होगी तुझे फोन करूंगा, तुझे तो हाँ ही कहना है हर बात पे। तो हर्ष का प्रोएक्टिव प्लान सडनली क्या हो गया? क्योंकि चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई थी। तो हमारा स्ट्रेटेजी कभी भी 100% प्रोएक्टिव नहीं और 100%, बिकॉज जिस मार्केट के साथ आप डील कर रहे हो मार्केट बहुत ज्यादा क्या है? डायनामिक इन नेचर है, जो कभी भी चेंज हो सकता है। इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी कभी भी 100% प्रोएक्टिव नहीं और 100%, इट इज ऑलवेज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली, थोड़ी बहुत प्रोएक्टिव होती है, थोड़ी बहुत रिएक्टिव होती है। तो स्ट्रेटेजी जो है वो पार्टली है प्रोएक्टिव और पार्टली है रिएक्टिव। तो देखा जाए तो स्ट्रेटेजी इज टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ। व्हाट इज ब्लेंड? ब्लेंड मींस मिक्सचर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी ब्लेंड है। ब्लेंड का मतलब हमने क्या देखा है? मिक्सचर है दो चीजों का। किन दो चीजों का मिक्सचर है? प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। प्रोएक्टिव मैनेजर्स होते हैं कंपनी का, जो टॉप मैनेजमेंट है। प्लानिंग कौन करता है? करता तो वही है। तो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है, इट इज कंप्लीटली प्रोएक्टिव इन नेचर। वो चीजों को पहले से ही सोच के रखता है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। तो प्रोएक्टिव एक्शंस कौन लेता है? ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर। प्रोएक्टिव कौन है कंपनी में? मैनेजर्स, जो पहले से ही बातों को क्यों सोच के रखते हैं? ताकि वो इंप्रूव कर सके कंपनी की मार्केट पोजीशन और कंपनी की फाइनेंशियल। हमारे पास दो ही चीजों को इंप्रूव करने, कंपनी की इमेज बिल्डिंग करो, एक पैसा इंप्रूव करो। तो हम लोग यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं? बेसिकली प्रोएक्टिव क्यों हो रहे हैं? ताकि कंपनी की मार्केट पोजीशन इंप्रूव कर सके, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। तो हमने बोला स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, बिकॉज स्ट्रेटेजी इज ब्लेंड ऑफ। ब्लेंड मतलब मिक्सचर, दो चीजों का मिक्सचर था, पहला दूसरा। प्रोएक्टिव ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स, जो इंप्रूव कर रहे हैं दो चीजों को। कौन सी है दो चीजें? क्लियर है बात? तो वो दो चीजें कौन सी है? मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल। दूसरा, हम लोग क्या हुए थे? क्योंकि मार्केट में सडन चेंजेस आ गए, रिएक्टिव टुवर्ड्स अनएंटिसिपेटेड। व्हाट इज अनएंटिसिपेटेड? जो पहले कभी सोचा नहीं हुआ था। तो हम लोग कभी कभी क्या हो जाते हैं? रिएक्टिव। किसको लेकर? अनएंटिसिपेटेड एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस। क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा है? डायनामिक। तो हमने छोटी सी बात यहाँ पे प्रिपेयर करी। हमने बोला स्ट्रेटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। पार्टली प्रोएक्टिव ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इंप्रूव मार्केट
and financial performance. On reactive towards unanticipated developments and fresh market conditions in dynamic business एनवायरमेंट. क्लियर है? देखो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी स्टडी मटेरियल से, तुम अपने नोट्स ओपन रखना, दोनों चीजें क्रॉस चेक हो जाएगी हाथों हाथ कि जो मटेरियल में लिखा है जो नोट्स में लिखा है सब सेम है या और कुछ छूटा तो नहीं है. तो घर जाके ज्यादा तुम्हें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग क्लास में ही तुम्हारा सिंप्लीफाई कर देंगे सारी बातें. नोट्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें एक एक शब्द यही लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा बातें हटाई गई हैं. जैसे मैंने कहा इस पेज पे ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, तो जो बाकी पढ़ना है वो हमने हटा दी, क्योंकि बुक कभी कभी बहुत मोटी होती है ना, देख के टेंशन हो जाती है. चाहे याद इतना ना करना पर देख देख के लगता है यार इतना सारा पढ़ना. जब कोई पतला सा चीज दिखती है ना कि, तो ऐसे एक पॉजिटिव साइड के लिए हमने सिर्फ वो नोट्स बनाए हैं. बाकी तुम लोग लैंग्वेज देखोगे तुम्हें इज एम दी आर भी यहीं का ही मिलेगा. द ओनली थिंग इज कि अगर बड़ा पैराग्राफ है इट इज ब्रेकन इनटू बुलेटिन पॉइंट्स, कि हमें पॉइंट्स जल्दी याद होते हैं पैराग्राफ के कंपैरेटिवली, लेकिन लिखेंगे हम उस बात को पैराग्राफ में ही. वो बातें मैं तुम्हें साथ साथ लिखवाती जाऊंगी कि वो तुम लोग भी साथ साथ देखते जाना बुक में कैसे लिखा हुआ है. ठीक है, और साइड में लिख लेना, पैरा में कन्वर्ट करना है इसको. ओके, तो हमने पहली बात क्या बोली, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव. तो स्ट्रेटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज प्रोएक्टिव कौन होता है, मैनेजर्स, इंप्रूव करनी है दो चीजों को, एंड रिएक्टिव टुवर्ड्स unanticipated developments and fresh market conditions in the dynamic business environment. क्लियर? छोटी सी बात, पक्का? अब देखो आगे संसार में और क्या दे रखा है, तो छोटी सी बात लिखी हुई थी. तो हमने एक बात को देखा है, इन अदर वर्ड्स हम लोग, अब क्या हुआ, ऐप पर डलवा देंगे, यस टेंशन मत लो. ओके, गेस करना. हर्ष इतने भयंकर हिंदी मत लिखना भाई, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है क्योंकि, और तुम इतनी खतरनाक हिंदी लिखोगे तो फिर मैं क्लास में से वो रीड ही करती रह जाऊंगी. इन अदर वर्ड्स में देखा जाए तो कंपनी यूज करती है बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी टू कोप अप विद अनसर्टेनिटी. प्रोएक्टिव का मतलब चीजें क्या है, प्लान. वेयर इज रिएक्टिव का मतलब आप क्या कर रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो एज पर द सिचुएशन. तो अपना आंसर वहां शुरू और यहाँ खत्म. स्ट्रेटेजी हमने क्या देखा, पहले डेफिनेशन देखी थी. डेफिनेशन क्या थी स्ट्रेटेजी की, स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस 3D. फर्स्ट डी इज, second is, third is desired image, where you want to be, what you want to be, what you want to do, and where you want to go. Strategy is partly proactive partly reactive. Proactive on the part of managers towards, and reactive or unanticipated development and fresh market conditions. In other word हम यूज करते हैं both proactive and, ताकि हम कोप अप कर सके ऑर्गेनाइजेशन के साथ में. फिर हमने अगले पॉइंट क्या कहा, प्रोएक्टिव कौन होता है, प्रोएक्टिव मतलब पहले से चीजों को क्या करना, प्लान, और रिएक्टिव मतलब अडेप्ट करना एज पर चेंज इन कंडीशंस. तो बात क्लियर है, पक्का? ओके, अब आगे हम लोग एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 पे बैक क्वेश्चंस में एक केस स्टडी. अपना सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि बैक क्वेश्चंस में सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बैक क्वेश्चन में क्या है और क्या नहीं है. वी हैव ऑल पास्ट ईयर क्वेश्चंस है. तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बिना देखे क्वेश्चन बताओ मुझे क्या है. फटाफट से बताओ किसने कौन सा अप्रोच यूज किया है. यमी ने पहले इनोवेटिव करा था और सेल किया, फिर टेस्टी ने सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ गया. तो टेस्टी ने क्या किया, चेंजिंग मार्केट कंडीशन के साथ अपने आप को भी चेंज किया. तो प्रोएक्टिव कौन हुआ और रिएक्टिव कौन हुआ. अब क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ, विच इज, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, फटाफट से प्रोएक्टिव लिख दिया, रिएक्टिव लिख दिया, ये प्रोएक्टिव है ये रिएक्टिव है, पूरा कंटेंट डाल दिया और एक आंसर का क्वेश्चन करना भूल गए विच इज सुपीरियर, और बैठे बिठाए 1 से 1.5 नंबर गया.
एक बात पहले से ही ध्यान रखना, आंसर शीट चेक करने वाला तुम्हें 5 में से 5 तो वैसे भी नहीं देने वाला, तुम चाहे कितना ही अच्छा मटेरियल की लैंग्वेज लिख कर आओ, तब भी तुम्हें 4 ही मिलेंगे, और अगले का मूड अच्छा हुआ तो 4.5। ठीक है, तो दुआ करना अगले का मूड हमेशा अच्छा रहे। तुम्हारी शीट चेक करते वक्त तो पक्का हो, बाकी और सब अपने अपने लिए मांग लेना। इसलिए आंसर में क्या क्या चीजें पूछी गई है सब लिख कर आना है। क्लियर है? अब आंसर डिस्कस कर लेते हैं, इन्होंने हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले तो कौन सी अप्रोच किसकी है? यमी क्या है और टेस्टी क्या है? प्रोएक्टिव इज प्लान, रिएक्टिव इज एडेप्टिव इन नेचर टुवर्ड द चेंजिंग इन कंडीशन। एक कंपनी की स्ट्रेटेजी ब्लेंड है दो चीजों का, प्रोएक्टिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ, ताकि इंप्रूव कर सको कंपनी की मार्केट एंड फाइनेंशियल, and reaction toward the unanticipated and fresh market conditions. रिएक्टिव सुपीरियर कैसे हो सकता है आदिल? सोचो, जो इंसान पहले से ही चीजों को लेकर आया, जैसे जियो लेकर आया अनलिमिटेड डेटा, तो सुपीरियर कौन हुआ? तुम लोगों के साथ बहुत खराब चीज हो गई कि फ्री का इंटरनेट मिलने के बाद में पढ़ाई में ध्यान उठ गया था, लेकिन सुपीरियर तो जियो ही हुआ ना। तो जो पहले प्रोएक्टिव चीज लेकर आएगा वही क्या होगा? तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बेटर टू बी प्रोएक्टिव है रादर देन, तो प्रोएक्टिव वो होता है जो इंट्रोड्यूस करता है नया प्रोडक्ट और नया एडवांटेज लेकर आता है। क्लियर है? तो कौन सी कंपनी प्रोएक्टिव है? तो वही तुम्हारी क्या बन जाएगी? सुपीरियर। इतनी सी बात क्लियर? 12 भी बज गए। चलो फिर आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास में तुम लोगों को क्या याद करके आना है? डेफिनेशन, प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। इससे रिलेटेड अपने पास एक ही बैक क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस अभी कर लिया है। क्लियर है बात? कल की क्लास में, हाँ बोलो। हो सकता है अगर एयरटेल ज्यादा अच्छा प्लान लेके आ जाए, और ये सब डिपेंड करता है कि एयरटेल लाएगा या नहीं लाएगा, क्योंकि एक फाइनेंस भी बहुत बड़ी बात है। जियो के पास एक्चुअली क्या है ना, पीछे फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, तभी उन्होंने हिम्मत करी थी बिल्कुल जीरो पे आने की, फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना बड़ा कोई नहीं सोच सकता था। ये काम सिर्फ तभी होगा जब आपके पास फाइनेंशियल बैकअप बहुत अच्छा है पीछे। ओके क्लास, तो कल मिलते हैं। आई होप नो वन इज हैविंग एनी डाउट। इतना पढ़ाई नहीं, डाउट कहां से आएगा? ओके एक बार करना चाहो तो करके खत्म कर देना, बाकी तो जरूरत नहीं है। ऐप पे डलवा रहे हैं ना, बात हो गई थी ना।